परम पूजनीय स्वामी जी, परम पूजनीय आचार्य जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय बहनों भाइयों, मैं आपके सामने कुछ देशों की स्वतंत्रता की और स्वदेशी आंदोलन की कहानी कहना चाहता हूं। हम सब भारत स्वाभिमान में लगे हुए कार्यकर्ता अक्सर अपने मन में ये प्रश्न लाते हैं, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं कि क्या हमारा भारत स्वाभिमान अभियान सफल होगा, क्या हम हमारे उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे, क्या हमने जो संकल्प लिया है उसको प्राप्त कर पाएंगे। कई लोगों के मन में ये आता है कि क्या इसी जीवन में ये हो पाएगा। ऐसे मन में बहुत बार प्रश्न आते हैं और इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने के लिए हमको थोड़ा उदाहरणों की जरूरत पड़ती है। मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जिनको सुनकर आपके मन में ये उत्साह पैदा हो, उमंग पैदा हो और आप में जोश पैदा हो कि आज नहीं तो कल ये भारत स्वाभिमान का अभियान जरूर सफल होगा, हमारे उद्देश्य को हम प्राप्त कर पाएंगे। हमने जो हमारी मंजिल तय की है वो मंजिल हमें जरूर मिलेगी। आप पूछेंगे कारण बताइए। कारण मैं ये बताना चाहता हूं कि हमसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में बहुत सारे दुनिया के देश रहे हैं और उन्होंने इसी तरह के अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। भारत तो एक देश है जो अंग्रेजों का गुलाम रहा लगभग 250 वर्षों तक, लेकिन भारत से भी ज्यादा समय तक गुलाम रहने वाले दुनिया में कई दूसरे देश हैं जिन्होंने आजादी पाई, स्वतंत्रता पाई, अपने देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया और उसको सफल बनाया। जो दुनिया में इस समय विकसित देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, जो अमीर देश माने जाते हैं, समृद्धशाली माने जाते हैं, लेकिन एक जमाने में बहुत गरीब रहे हैं, एक जमाने में बहुत ज्यादा गुलामी उन्होंने ढोई है। जैसे अमेरिका है, बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का, बहुत गरीबी अमेरिका ने देखी है, बहुत बेरोजगारी अमेरिका ने देखी है, बहुत महंगाई की मार अमेरिका ने झेली है। उस गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी की मार में से अमेरिका निकला और अंग्रेजों का 1-2 साल का नहीं, सैकड़ों साल का शासन अमेरिका ने खत्म कर दिया। अमेरिका अंग्रेजों से पहले स्पेन का गुलाम रहा और स्पेन के लोगों ने 200-250 साल अमेरिका को खूब चूसा, खूब लूटा। स्पेनिश लोगों ने जब अमेरिका को छोड़ दिया तो अंग्रेजों ने अमेरिका को गुलाम बना लिया और उन्होंने भी करीब 200-250 साल तक अमेरिका को खूब लूटा, खूब चूसा। अब आप सोचिए, एक नहीं 2-2 देशों का गुलाम होकर अगर अमेरिका आजाद हो सकता है, समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, दुनिया में सारी अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयां छू सकता है और सारी दुनिया के लिए इस समय एक आदर्श देश बनकर प्रस्तुत हो सकता है, तो भारत क्यों नहीं हो सकता। जब अमेरिका 2 देशों की गुलामी से आजाद होकर इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, तो भारत भी अपनी इन गुलामी की स्थितियों को बदलकर, व्यवस्था को बदलकर, नीतियों को बदलकर बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ऐसे ही फ्रांस, वो भी बहुत लंबे समय तक बदहाली का शिकार रहा, गुलामी का शिकार रहा, वो भी आजाद हुआ, उसने भी सारी दुनिया को दिखा दिया। एक जापान नाम का देश, वो तो 3-3 देशों का गुलाम हुआ। थोड़े समय तक जापान स्पेनिश लोगों का, फिर डच लोगों का, पुर्तगाली लोगों का और अंत में चौथी बार गुलाम बना तो अंग्रेजों का। इन 4-4 गुलामियों से जापान आजाद होकर निकला और सारी दुनिया के सामने उसने ये स्थापित किया कि संकल्प शक्ति से कोई भी मंजिल जो है छोटी नहीं रहती, हर मंजिल को पाया जा सकता है। तो ऐसे दुनिया में एक तरफ ये अमीर देश है, अमेरिका है, फ्रांस है, जापान है, चीन जैसे देश हैं जिन्होंने अपनी गुलामी को समाप्त किया, स्वदेशी आंदोलन की ताकत से स्वतंत्रता को हासिल किया और आर्थिक ऊंचाइयों को सारी दुनिया में उन्होंने छुआ। आज मैं कुछ ऐसे देशों की कहानी आपके सामने रखना चाहता हूं जो बहुत गरीब देश माने जाते हैं दुनिया में और बहुत ज्यादा साधन विहीन देश माने जाते हैं, भुखमरी के शिकार हैं। ऐसे देशों ने भी अपने देश में स्वतंत्रता हासिल की है और गुलामी के बड़े बड़े पहाड़ों को उन्होंने तोड़ दिया है। ऐसे एक देश की कहानी मैं शुरू करता हूं। छोटा सा एक देश है, अमेरिका के बिल्कुल नजदीक में है, उसका नाम है क्यूबा। बहुत छोटा सा देश है।
अगर आप दुनिया का नक्शा देखेंगे, मानचित्र देखेंगे, तो काफी देर तक तो क्यूबा दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आता। बहुत आंखें गाड़ गाड़ कर और बहुत ज्यादा एकाग्रता से जब आप देखेंगे, अमेरिका के नजदीक वो दिखाई देता है। उस इलाके को जहां क्यूबा दिखाई देता है वो कैरेबियन इलाका कहलाया जाता है। आजकल उसको लैटिन अमेरिका भी कहने लगे हैं, दक्षिणी अमेरिका भी कहने लगे हैं। देश छोटा है, इतिहास बहुत बड़ा है। इस देश में 1492 के साल में गुलामी आ गई। 1492 के पहले क्यूबा स्वतंत्र देश था, आजाद देश था और सारी दुनिया में फलता फूलता हंसता खेलता सभ्यता का अच्छा देश माना जाता था। जैसे भारत के बारे में हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों के आने के पहले हंसता खेलता फलता फूलता भारत था, संस्कृति और सभ्यता में बहुत ऊंचाइयों पर बैठा हुआ भारत था। वैसे ही क्यूबा भी अपनी गुलामी के पहले दुनिया में बहुत स्वतंत्र किस्म का अच्छा सा देश माना जाता था, धन धान्य से संपन्न था। क्यूबा में आर्थिक संसाधन बहुत हैं, उनकी जमीन के नीचे बहुत ज्यादा तेल निकलता है, उनकी मिट्टी दुनिया में सबसे अच्छी मिट्टी में मानी जाती है जहां गन्ना पैदा होता है। क्यूबा की मिट्टी दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती है जहां कपास पैदा होती है। क्यूबा की मिट्टी दुनिया में बहुत अच्छी मानी जाती है जहां कॉफी और चाय भी बहुत पैदा होती है। कई तरह की कृषि वस्तुएं उनके यहाँ पैदा होती हैं और औद्योगिक रूप में कई तरह के कच्चे माल वहां पर निकलते हैं। आयरन ओर वहां निकलता है, कच्चा लोहा वहां निकलता है, तांबे का ओर वहां निकलता रहता है। काफी लंबे समय तक वहां सोना निकलता रहा है। लोहा, सोना, तांबा, टिन, ऐसे बहुत सारे धातु पदार्थ वहां पर निकलते रहे हैं। तो अच्छा सा देश था, थोड़ी आबादी का, छोटी आबादी का खुशहाल देश था। इस देश पर कोलंबस की नजर पड़ गई। आप जानते हैं कि कोलंबस स्पेन का एक लुटेरा था जो 1492 में अमेरिका और अमेरिका के आसपास के इलाके को लूटने के लिए निकला था। एक रोचक जानकारी मैं आपको इतिहास की देना चाहता हूं। 1492 के आसपास की जो दुनिया थी, उस दुनिया में दो देश बहुत ताकतवर हुआ करते थे। एक देश का नाम था पुर्तगाल और दूसरे देश का नाम था स्पेन। 1492 के आसपास अमेरिका की कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में, ब्रिटेन की भी कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में, फ्रांस की भी कोई ज्यादा बड़ी ताकत नहीं थी उस समय, जर्मनी भी बहुत कमजोर देश हुआ करता था उस समय। 1492 में जो ताकतवर देश थे दुनिया में दो थे, एक तो स्पेन था, दूसरा पुर्तगाल था। इन दोनों देशों के लोगों में आपस में झगड़ा होता रहता था। स्पेन और पुर्तगाल दोनों नजदीक के देश हैं। अगर आप यूरोप का नक्शा देखेंगे तो यूरोप के नक्शे में दोनों देश नजदीक नजदीक के हैं। इन देशों के लोग आपस में लड़ा करते थे। लड़ाई किस बात की होती थी? दुनिया में लूट मार करने के लिए कौन कहां जाए, पुर्तगाली कहां लूटें जाकर और स्पेनिश लोग किसको लूटें जाकर। तो लूटने के माल का बंटवारा जब होता था तो बहुत लड़ाइयां होती थी। स्पेनिश लोग पुर्तगालियों को मार डालते थे, पुर्तगाली स्पेनिश लोगों को मार डालते थे। समुद्र के रास्ते उस समय जो पानी के जहाज जाया करते थे, उन पानी के जहाजों को लूट मार करने का काम स्पेनिश और पुर्तगाली लोग किया करते थे। स्पेन और पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था उस समय जो चलती थी वो लूट के पैसे से चलती थी। स्पेन और पुर्तगाल में उस समय खेती होती नहीं थी, उद्योग कोई ज्यादा था नहीं, व्यापार के लिए उनके पास कुछ था नहीं। तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक ही रास्ता उनके पास था कि दुनिया में जहां भी संभव हो लूट मार की जाए और उस लूट मार के पैसे से अपने देश को चलाया जाए। तो लूट मार करने के लिए छोटे छोटे समूह बने हुए थे, उनको कंपनी कहा जाता था। जैसे आज जमाने में लूट मार करने वाली कई कंपनियां बनी हुई है ना, कोई ए कंपनी, कोई बी कंपनी, कोई सी कंपनी, कोई डी कंपनी, कोई ई कंपनी। ऐसे ही स्पेन और पुर्तगाल में कुछ कंपनियां बनी हुई थी लूट मार करने वाली। वो एक्सटॉर्शन किया करते थे, माने धमकी देकर लोगों से पैसा वसूला करते थे। जैसे समुद्र के रास्ते कोई पानी का जहाज जा रहा है और उस पर कोई व्यापारिक सामान लदा हुआ है, तो पुर्तगाली लुटेरे वहां पहुंच गए, जहाज के कप्तान को डराया धमकाया, उससे पैसे छीन लिए, मुद्राएं छीन ली। उस जमाने में पैसे का मतलब होता था स्वर्ण मुद्राएं, तो उनसे स्वर्ण मुद्राएं छीन लेते थे या तो उनका सामान लूट लिया करते थे। ऐसे ही थोड़ी देर में स्पेनिश लोग पहुंच जाते थे, वो भी इसी तरह से लूट मार किया करते थे। अब आप जरा कल्पना करिए कि शिकार तो एक है और शिकारी दो हैं, तो हमेशा दो शिकारियों में झगड़ा होगा। स्पेनिश लुटेरे भी हैं, पुर्तगाली लुटेरे भी हैं, लूटने के लिए जहाज तो एक ही है जो व्यापार के लिए जा रहा है। तो अब स्पेनिश लोग लूटें या पुर्तगाली लूटें, दोनों में झगड़ा होगा।
तो इस झगड़े का इन्होंने एक समाधान निकाला था और इस समाधान ने पूरी दुनिया को बेबसी में, लुटेरेपन में बदल दिया। समाधान क्या निकाला कि पुर्तगाल और स्पेन के ये जो लुटेरे लोग थे, इन्होंने आपस में एक संधि की थी और वो संधि के कागजात, उस संधि के दस्तावेज हमारे पास इस समय हैं। पोर्चुगीज भाषा में लिखी हुई वो संधि है। उस संधि में यह तय किया गया कि ये बार बार स्पेनिश और पुर्तगालियों का झगड़ा होता है लूट के माल के लिए, और इसमें दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ देते हैं, दोनों एक दूसरे को मार डालते हैं। इसका समाधान कर लेना चाहिए, दुनिया को दो हिस्सों में बांट देना चाहिए। दुनिया का एक हिस्सा पश्चिमी हिस्सा, दुनिया का एक हिस्सा पूर्वी हिस्सा। पूर्वी हिस्से को पुर्तगाली लूटते रहेंगे, पश्चिमी हिस्से को स्पेनिश लोग लूटते रहेंगे। तो पूरी दुनिया को लूटने के लिए दो हिस्सों में बांटा गया। और आप हैरान हो जाएंगे, इसके लिए बाकायदा संधि हुई। संधि में एक तरफ पुर्तगाल के राजा के हस्ताक्षर हैं, दूसरी तरफ स्पेन के राजा के हस्ताक्षर हैं, और दोनों के गवाह के रूप में चर्च के एक बहुत बड़े पदाधिकारी के हस्ताक्षर हैं। माने चर्च के पदाधिकारियों के सामने ये संधि हुई, लूटने की संधि हुई, और उसमें बंटवारा ये हुआ कि पूर्वी दुनिया को पुर्तगाली लूटे, पश्चिमी दुनिया को स्पेनिश लोग लूटें। तो अब पूर्वी दुनिया में भारत आता है, पूर्वी दुनिया में चीन आता है, पूर्वी दुनिया में जापान आता है, पूर्वी दुनिया में मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, पूर्वी दुनिया में माने एशिया आता है, पूर्वी दुनिया में अफ्रीका आता है। तो आप जानते हैं कि ये जो पूर्वी दुनिया है एशिया अफ्रीका की, इसको लूटने के लिए पुर्तगाली निकले, और उनका जो सबसे पहला लुटेरा पूर्वी दुनिया में आया लूटने के लिए, उसी का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था, और संधि के अनुसार स्पेन और पुर्तगाल के बीच लूट की जो संधि हुई, उस संधि के अनुसार पूर्वी इलाके को लूटने के लिए निकला था। और इसी तरह से स्पेन की तरफ से जो पहला लुटेरा निकला पश्चिमी दुनिया को लूटने के लिए, उसका नाम कोलंबस था। तो पश्चिमी दुनिया में अमेरिका आता है, पश्चिमी दुनिया में लैटिन अमेरिका आता है, पश्चिमी दुनिया में कैरेबियन एरिया आता है, और पश्चिमी दुनिया में पूरा का पूरा ये दक्षिणी अमेरिका आता है। तो ये क्यूबा दक्षिणी अमेरिका का छोटा सा देश है, अमेरिका के नजदीक है। तो जैसे अमेरिका को लूटने के लिए कोलंबस पहुंचा, वैसे ही क्यूबा को लूटने के लिए भी कोलंबस पहुंच गया। 28 अक्टूबर 1492 को कोलंबस क्यूबा के एक छोटे से शहर में दाखिल हो गया। उस शहर का नाम है हवाना। हवाना में जाके उसने लंगर डाला, और लंगर डाल के अपने 300 सैनिकों को लेकर वो शहर में घुस गया। शहर के राजा से उसने दोस्ती के लिए संधि की, और राजा के साथ उसने ऐसा दिखाया कि हम आपसे मित्रता करने आए हैं, दोस्ती करने आए हैं, आप हमारे साथ दोस्ती का एक समझौता कर लीजिए, दोस्ती की एक संधि कर लीजिए। अब वो राजा भोला भाला सीधा साधा क्यूबा का, उसको छल फरेब मालूम नहीं था, छल कपट उसको आता नहीं था, झूठ और बेईमानी भी दुनिया में चलती है ये उसकी कल्पना में नहीं था। उसने बहुत आसानी के साथ कोलंबस से संधि कर ली, और कोलंबस ने जिस राजा से संधि की, दुर्भाग्य से थोड़े ही दिन के बाद उसको मार डाला। और कोलंबस ने जब हवाना के राजा को मार डाला और हवाना शहर पर कोलंबस ने कब्जा कर लिया और अपने 300 सैनिकों को लेकर लूटमार शुरू कर दिया, तो सबसे पहले उसने क्यूबा का सोना लूटा। सोना लूट कर जहाज भरना उसने शुरू किया, फिर चांदी लूटी वहां से, फिर दूसरी बेशकीमती धातुओं में एक धातु होती है जिसको प्लेटिनम कहते हैं, उसको लूटा उसने, और भर भर के सोने, चांदी और प्लेटिनम के जहाज उसने स्पेन ले जाना शुरू किया। क्यूबा से लूटना, स्पेन में ले जाना, क्यूबा से लूटना, स्पेन में ले जाना, ये सिलसिला क्यूबा में शुरू हो गया। और धीरे धीरे क्यूबा का पूरा इलाका, पहले हवाना गुलाम हुआ, फिर हवाना के आसपास का क्षेत्र गुलाम हुआ, और एक दिन पूरा क्यूबा स्पेन का गुलाम हो गया। स्पेनिश लोगों ने कोलंबस की मृत्यु के बाद भी क्यूबा को लूटना बंद नहीं किया। कोलंबस ने क्यूबा को लूटा होगा तो 10-20 करोड़ रुपए की संपत्ति नहीं, और 10-20 100 करोड़ की भी संपत्ति नहीं, 10-20 हजार करोड़ की भी संपत्ति नहीं, लाखों करोड़ों की संपत्ति उसने लूटी। क्यूबा के इतिहास में जो जानकारी मिलती है वो ये कि कोलंबस पहली बार आया और करीब 150 जहाज सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और प्लेटिनम के भर के क्यूबा से लूटकर स्पेन ले गया। उस जमाने के एक जहाज में 10 से 15 मीट्रिक टन सामान आया करता था।
तो 150 जहाज सोना चांदी हीरे जवाहरात अगर लूटे कोलंबस ने, तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना धन संपत्ति लूटा। ये पानी के जहाजों से भरा हुआ सोना चांदी जब स्पेन पहुंचा तो स्पेन वालों की आंखें फटी रह गई। उनको लगा कि कितना समृद्धशाली देश है क्यूबा, जो छोटा सा है और वहां से इतना धन आया है। तो स्पेनिश लोगों ने फिर क्यूबा में जाकर रहना और बसना शुरू कर दिया और इस तरह से क्यूबा स्पेनिश लोगों का गुलाम हो गया। धीरे धीरे स्पेनिश लोगों ने सब लूट लूट कर क्यूबा को पूरा खाली कर दिया। अंत में क्यूबा में कुछ नहीं बचा। जब क्यूबा की लूट बड़े पैमाने पर हो गई तो गरीबी पैदा हो गई, भुखमरी पैदा हो गई, बेरोजगारी पैदा हो गई और भयंकर हिंसा वहां पे शुरू हो गई। आप जानते हैं, जिस देश को भी लूटा जाता है उस देश में सबसे पहले गरीबी आती है। जो देश लूट जाता है वहां सबसे पहले भुखमरी आती है। जिस देश में बहुत ज्यादा लूटमार हो जाती है वहां के उद्योग धंधे, व्यापार और कारीगरी सब चौपट हो जाता है। और जिस देश में लूटमार हो जाती है वहां फिर कुछ शुभ नहीं रह पाता, कुछ भी अच्छा नहीं रह पाता, सब कुछ खराब खराबी हो जाता। सारी दुनिया के अर्थशास्त्री एक बात पर सहमत हैं और सारी दुनिया के ये जो इतिहासकार हैं वो भी एक बात पर सहमत हैं। इतिहासकार और अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जिस देश की स्वतंत्रता चली जाती है, जिस देश की आजादी चली जाती है, उस देश का सब कुछ चला जाता है। धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, संस्कृति, सभ्यता, मान्यता, परंपराएं, शास्त्र, साहित्य, संगीत, कविता, कहानी, सब कुछ खत्म हो जाता है अगर किसी देश की आजादी खत्म हो जाती है। जिस देश की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है उनके देश में कुछ नहीं बचता है। तो क्यूबा का भी यही हाल हुआ। उनकी भाषा खत्म हो गई, उनका साहित्य खत्म हो गया, उनकी परंपराएं सब खत्म हो गई, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति पर ग्रहण लग गया, उनकी समृद्धि, उनकी ऐश्वर्य सब कुछ लुट गया। फिर गरीबी आई, भुखमरी आई, बेरोजगारी आई और क्यूबा के लोग तिल तिल करके मरने लगे, भूख से मरने लगे, तकलीफ में आकर मरने लगे। उसी समय क्या हुआ, स्पेनिश लोगों का अंग्रेजों के साथ झगड़ा हो गया। सन 1850 में अंग्रेजों को क्यूबा के बारे में पता चल गया। 1492 से लेकर, आप जरा कल्पना करिए, 1492 से लेकर 1850 तक तो स्पेनिश लोग लूटते रहे क्यूबा को। अगर आप हिसाब निकालेंगे तो 350 साल से भी ज्यादा का समय तो स्पेनिश लूटते रहे क्यूबा को। फिर अंग्रेजों को पता चल गया कि क्यूबा नाम का कोई देश है और वहां पर इतना धन संपत्ति है, तो अंग्रेज पहुंच गए क्यूबा में और स्पेनिश लोगों का कब्जा था उस समय क्यूबा पर। तो अंग्रेजों ने स्पेनिश लोगों से युद्ध किया, लड़ाई लड़ी और उसमें स्पेनिश लोग हार गए और अंत में स्पेनिश लोग वहां से छोड़कर भाग गए। फिर अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया क्यूबा को और अंग्रेजों ने लूटने के लिए वही तरीका अपनाया जो उन्होंने भारत में अपनाया था। अंग्रेजों ने क्या किया कि क्यूबा में अपनी सरकार बना दी और उस सरकार की मदद से उन्होंने कानून बना दिए और कानून की मदद से लूटना शुरू किया। सबसे पहले कानून बनाए गए क्यूबा में, टैक्स के कानून बनाए गए और क्यूबा के लोगों के ऊपर टैक्स लगाया गया। जैसे अंग्रेजों ने भारत में इनकम टैक्स लगाया वैसे ही क्यूबा में इनकम टैक्स लगाया। जैसे अंग्रेजों ने भारत में एक्साइज ड्यूटी लगाई वैसे ही क्यूबा में एक्साइज ड्यूटी लगाई। तो तरह तरह के टैक्स लगाकर क्यूबा के लोगों को लूटना शुरू किया। फिर अंग्रेजों ने एक दूसरी नीति अपनाई कि अंग्रेजों की बनाई गई चीजें क्यूबा में बिकेंगी टैक्स फ्री, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और क्यूबा में कोई चीज क्यूबा का नागरिक बनाएगा तो उसके ऊपर अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगाएगी। तो क्यूबा में जो स्वदेशी वस्तुएं होती थी उन पर टैक्स लगता था और अंग्रेजी वस्तुएं क्यूबा में पूरी तरह से टैक्स फ्री बिकती थी। आप जानते हैं, जो वस्तुएं टैक्स फ्री होती हैं वो बहुत सस्ती होती हैं और जिन वस्तुओं पर टैक्स ज्यादा होते हैं वो महंगी होती है। तो क्यूबा में बनने वाली स्वदेशी वस्तुएं महंगी हो गई और क्यूबा में आने वाली विदेशी अंग्रेजी वस्तुएं सस्ती हो गई और ज्यादा तो सस्ती चीजें ही बिकती हैं बाजार में। तो क्यूबा में अंग्रेजी वस्तुओं का बाजार बढ़ने लगा। धीरे धीरे पूरी क्यूबा की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। अंग्रेजों ने भारत में जैसे एक कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, किसानों से जमीन छीनने का, ऐसा ही ठीक कानून उन्होंने क्यूबा में बना दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट। अब क्यूबा की जमीन जो बहुत उपजाऊ है, जहां पर गन्ना होता है, जहां पर चावल होता है, जहां पर कपास होती है, जहां पर गेहूं भी होता है, कई तरह के उत्पादन जहां क्यूबा में खेती में होते हैं, वो पूरी जमीन अंग्रेज सरकार के कब्जे में चली गई। आपको कल्पना हो सकती है, क्यूबा की कुल जमीन 90% उसका हिस्सा अंग्रेजों के पास था और 10% जमीन सिर्फ क्यूबा के नागरिकों के नाम में थी।
90% जमीन अंग्रेजों ने छीन ली क्यूबा के किसानों से, सिर्फ 10% जमीन उनके पास रह गई। तो किसानों में गुस्सा पैदा हुआ और किसानों से विद्रोह शुरू हुआ। फिर किसानों ने जो विद्रोह शुरू किया वो धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन में बदलता गया और उस स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे नागरिक मूलतः किसान थे या किसानों के बेटे थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। अंग्रेजों के खिलाफ जब क्यूबा में संघर्ष शुरू हुआ, आजादी की लड़ाई उनकी शुरू हुई, तो उस लड़ाई में सबसे पहला मुद्दा था क्यूबा की राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। अंग्रेजों ने क्या किया था, पूरे क्यूबा पर जबरदस्ती अंग्रेजी थोप दिया था। तो क्यूबा के नागरिकों ने संकल्प लिया कि अगर हमें अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आना है तो सबसे पहले भाषा की गुलामी को छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना शुरू किया और क्यूबा की जो स्थानीय भाषा है, क्यूबिक जिसको कहते हैं, उसका उन्होंने जीवन में प्रयोग करना ज्यादा से ज्यादा शुरू किया। एक समय ऐसा आया कि क्यूबा की गलियों में जितने भी घर हैं वो सब घरों के नाम क्यूबिक भाषा में हो गए। लोगों ने अपने नाम क्यूबिक भाषा में बदले, फिर स्थानों के नाम क्यूबिक भाषा में, भवनों के नाम, सब कुछ उन्होंने अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करके अपनी मातृभाषा को आगे लाया। दूसरा संकल्प क्यूबा के लोगों ने किया कि अंग्रेजों की जो वस्तुएं हैं वो हम नहीं खरीदेंगे, वो चाहे कितनी भी सस्ती हो, और क्यूबा की वस्तुएं ही हम उपयोग करेंगे, वो चाहे कितनी ही महंगी हो। तो क्यूबा के लोगों ने स्वदेशी का एक जबरदस्त संकल्प लेकर काम शुरू किया। अब महंगी महंगी चीजें क्यूबा में बनती थी तो भी लोगों ने वही चीजें खरीदना शुरू किया और सस्ती सस्ती अंग्रेजी चीजें बिकती थी उनका बहिष्कार किया। क्यूबा में एक जमाने में सर्दी तो वहां अभी भी बहुत पड़ती है, पहले भी बहुत पड़ती थी। एक जमाना ऐसा था कि ऊन की बहुत अच्छी उत्पादन नहीं थी उनके यहाँ, तो ऊन के उत्पादन अच्छा ना होने के कारण गर्म कपड़े उनके यहाँ नहीं हो पाते थे। तो इंग्लैंड से गर्म कपड़े आकर क्यूबा में बिकते थे। जब नागरिकों ने स्वदेशी का संकल्प ले लिया तो उन्होंने ये संकल्प भी ले लिया कि भले हम ठंड में ठिठुर के मर जाएंगे लेकिन अंग्रेजी ऊन का बनाया हुआ कोई भी वस्त्र नहीं पहनेंगे। इतना लोगों में संकल्प आया। फिर उन्होंने संकल्प लिया, अंग्रेज क्या करते थे, क्यूबा में गन्ना बहुत होता है तो गन्ने से चीनी बनाते थे। तो एक रॉ शुगर होती है, चीनी बनने के पहले की जो स्थिति होती है वो क्यूबा में बनाते थे और उसको लेके इंग्लैंड जाते थे, प्यूरिफाई करके उसको शुद्ध करके वापस क्यूबा में लाके बेचते थे। तो क्यूबा के लोगों ने संकल्प ले लिया कि गन्ने से बनाया हुआ गुड़ खाएंगे लेकिन अंग्रेजों की बनाई गई चीनी का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। एक जमाना था कि क्यूबा में ब्लेड नहीं बनता था तो अंग्रेजी कंपनी एक हुआ करती थी विल्किंसन सॉर्ड करके, वो ब्लेड बेचा करती थी क्यूबा में। तो क्यूबा के नागरिकों ने संकल्प ले लिया कि दाढ़ी बढ़ाएंगे लेकिन अंग्रेजी ब्लेड से दाढ़ी नहीं बनाएंगे। ऐसे ऐसे संकल्प लेकर लोगों ने अपने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाया। एक दिन क्या हुआ, 1850-60 से ये आंदोलन शुरू होते होते सन 1903 में ऐसी परिस्थिति आई कि सारी अंग्रेजी चीजें क्यूबा में बिकना बंद हो गई, सारी की सारी चीजें बिकना बंद हो गई। जब क्यूबा में स्वदेशी आंदोलन सफल हो गया, अंग्रेजी वस्तुएं बिकना बंद हो गई, तो क्यूबा के बगल में अमेरिका है। अमेरिका को लगा कि इस समय क्यूबा की थोड़ी मदद कर दो तो ये क्यूबा अपनी गोदी में आके बैठ जाएगा। तो अमेरिकियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना शुरू किया क्यूबा के समर्थन में। क्यूबा को अमेरिकियों ने मदद देना शुरू किया, पैसा दिया, सेना दी, और क्यूबा में जो स्वदेशी आंदोलन चलाने वाले बड़े बड़े नेता थे उनको अमेरिका ने भरपूर मदद करना शुरू किया। अमेरिका का लालच क्या था कि अगर क्यूबा अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाए तो अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा। इस चक्कर में अमेरिका ने उनको मदद की, लेकिन क्यूबा वाले भी बहुत होशियार थे। क्यूबा वालों ने देखा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त हो सकता है। आपको मालूम है कि अमेरिका थोड़े दिन पहले ही अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। 1776 में अमेरिका ने आजादी पाई थी अंग्रेजों से। तो अमेरिकी तो पहले से ही ब्रिटेन के खिलाफ थे, अमेरिका ने आजादी पाई थी 1776 में। तो अमेरिका की सहायता लेकर क्यूबा के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ और एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। उस मोर्चे में अंग्रेज हार गए, क्योंकि अमेरिका की सेना जब आ गई क्यूबा की तरफ से लड़ने के लिए और अमेरिका के सैनिक आ गए क्यूबा की तरफ से लड़ने के लिए, तो अंग्रेजों की पराजय हो गई और अंग्रेजों ने क्यूबा को छोड़ दिया और क्यूबा को राम राम करके वो वहां से विदा हो गए और क्यूबा दूसरी बार आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से। लेकिन फिर क्यूबा का दुर्भाग्य ये हुआ कि जैसे ही क्यूबा अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, अमेरिका ने उसको गुलाम बना लिया
और अमेरिका का तब चेहरा लोगों को समझ में आया कि इसने मदद क्यों की थी क्यूबा की, और अमेरिका ने क्यूबा को गुलाम बना लिया और क्यूबा को जबरदस्ती कर्ज देकर अमेरिकी कर्जे में फंसा लिया और क्यूबा के पूरे बाजार में अमेरिकी सामान भर गया। क्यूबा की सारी जमीन पर अमेरिका का कब्जा हो गया, क्यूबा के बाजार में सारी अमेरिकी कंपनियां घुस गईं। तो क्यूबा के नागरिकों ने सोचा कि ये तो हम कहां फंस गए आकर। अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के बाद अमरीकियों की गुलामी में फंस गए और अंग्रेजों की गुलामी से पहले स्पेनिश लोगों की गुलामी में फंस गए। फिर क्यूबा के नागरिकों ने कमर कसी और फिर उन्होंने संकल्प लिया कि इस गुलामी को भी हम हटा देंगे। उनके मन में प्रबल विश्वास था कि अगर हम अंग्रेजों की गुलामी को हटा सकते हैं, स्पेनिश लोगों की गुलामी को हटा सकते हैं, तो अमरीकियों की गुलामी को भी हटा देंगे। तो अमेरिका के खिलाफ फिर क्यूबा के लोगों ने संघर्ष करना शुरू किया और जबरदस्त मोर्चा उन्होंने खोला। संघर्ष का आधार वही था कि अमरीकी वस्तुओं का पूरा बहिष्कार करेंगे, अमरीकी कंपनियों का पूरा बहिष्कार करेंगे। अमेरिका की जिन कंपनियों ने क्यूबा की जमीनें छीन ली हैं या जमीनों पे कब्जा कर लिया है, उन जमीनों को वापस क्यूबा की जमीन बनाएंगे या वापस उसको अपने देश की राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कराएंगे। ऐसा करके फिर आंदोलन चला और ये आंदोलन जाकर लगभग 1959 में पूरा हुआ और 1959 में क्यूबा हर तरह की गुलामी से, हर तरह की पराधीनता से आजाद हो गया, पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया। तब से क्यूबा में एक राज चल रहा है, एक व्यक्ति शासन कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं वो दुनिया का सबसे ज्यादा दिन तक शासन करने वाला व्यक्ति है, उसका नाम है फिडेल कास्ट्रो। वो इस समय क्यूबा का राष्ट्रपति है। ये वही आदमी है जिसने क्यूबा को संगठित किया अमेरिका की गुलामी के खिलाफ। ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के नागरिकों को प्रेरित किया अमेरिकी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए। ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के लोगों को प्रेरित किया अंग्रेजी भाषा के बहिष्कार के लिए। ये वही व्यक्ति है जिसने क्यूबा के लोगों को प्रेरित किया अमेरिकी कानूनों का बहिष्कार करने के लिए, अमेरिकी संविधान का बहिष्कार करने के लिए। वो लोगों के दिल में ऐसे बैठ गया, इतना उनका प्रेरणा पुरुष बन गया कि 1959 में जब क्यूबा तीसरी बार आजाद हुआ विदेशी गुलामी से, तो लोगों ने जबरदस्ती उसको राष्ट्रपति बना दिया। फिडेल कास्ट्रो ने घोषणा की थी कि मैं मेरे जीवन में कभी पद नहीं लूंगा, कभी सत्ता नहीं लूंगा, कभी संपत्ति नहीं बनाऊंगा, लेकिन लोगों ने आजादी मिलते ही उसको राष्ट्रपति बना दिया। और 1959 से, आप सोचिए, 1959 से वो आदमी राष्ट्रपति है और अभी 2009 आ गया है। क्यूबा की जनता ये कभी सपने में भी सोचना पसंद नहीं करती कि फिडेल कास्ट्रो को राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाए। आप सोचिए, लगभग 40 साल हो गया, 40 साल से एक व्यक्ति क्यूबा में राष्ट्रपति है और उसके खिलाफ अमेरिका ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो को हटाने के लिए। यूरोप के देशों ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो को हटाने के लिए, लेकिन लोग उसको कभी हटाना पसंद नहीं करते। अभी तो 6 महीने पहले ऐसी हालत हो गई कि फिडेल कास्ट्रो के मरने की स्थिति आ गई, उसकी किडनी खराब हो गई और अभी भी खराब है। एक किडनी तो पूरी तरह से डैमेज है, दूसरी किडनी थोड़ा सा काम कर रही है, लीवर भी बहुत ज्यादा खराब हो गया है, बहुत बुजुर्ग हो चुका है वो व्यक्ति, लगभग 84 साल की उसकी उम्र हो गई है। वो हाथ जोड़ जोड़ के कहता है कि अब मैं राष्ट्रपति पद संभालने लायक नहीं हूं, लेकिन लोग कहते हैं कि जब तक जिंदा रहोगे हम इस पद पर किसी दूसरे को नहीं देखना चाहते, हम तो आपको ही रखेंगे। अब वो व्यक्ति अस्पताल में है, कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता, वो व्यक्ति, उसके हाथ काम नहीं करते, कोई पढ़ नहीं सकता पत्र को क्योंकि आंखें काम नहीं करती, शरीर में इतनी ज्यादा शिथिलता है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता, बिस्तर पे ही पेशाब करना, बिस्तर पे ही उसको शौच आदि कराना पड़ता है। लेकिन क्यूबा की जनता है कि मानती ही नहीं, वो कहते हैं हमारा राष्ट्रपति तो यही है और ये जब मरेगा तो ये जिसको तय करेगा उसी को राष्ट्रपति बनाएंगे और किसी को नहीं बनाएंगे। माने उस व्यक्ति ने लोगों के दिलों में इतनी गहराई से अधिकार जमा रखा है कि अमेरिका की बड़ी बड़ी साजिशें फेल हो गई, यूरोप के देशों की बड़ी बड़ी साजिशें फेल हो गई और आज क्यूबा गर्व के साथ सारी दुनिया के सामने खड़ा है। क्यूबा कहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था स्वदेशी है,
उनकी भाषा स्वदेशी है, उनकी भूषा काफी कुछ हद तक स्वदेशी है, उनके देश का पूरा तंत्र स्वदेशी है। उन्होंने अपने यहाँ जो कुछ भी तंत्र बनाया है, शिक्षा का तंत्र है, स्वास्थ्य का तंत्र है, उनके यहाँ प्रशासन का तंत्र है, पुलिस का तंत्र है, मिलिट्री का तंत्र है, उनकी पार्लियामेंट है, सब कुछ उन्होंने स्वदेशी कर दिया है, जो उनकी मान्यता, परंपरा और उनकी सभ्यता के अनुसार से है। छोटा सा देश है जिसकी आबादी उत्तराखंड के बराबर है। उत्तराखंड की आबादी के बराबर का क्यूबा है और क्षेत्रफल में शायद उत्तराखंड से भी छोटा। इतना छोटा सा देश दुनिया में 200 देशों के सामने गर्व से खड़ा है, स्वदेशीपन का एहसास लिए हुए, स्वतंत्रता का एहसास लिए हुए। तो मेरा यह मानना है और आपसे यही कहना है कि छोटा सा देश जिसकी आबादी मुश्किल से 2-2.5 करोड़ की है, वो देश अगर इतने बड़े कारनामे कर सकता है, ऐसी कीर्ति पताका पूरी दुनिया में फैला सकता है, इतना जबरदस्त स्वदेशी आंदोलन चला सकता है, स्पेन के खिलाफ आंदोलन किया, फिर अंग्रेजों के खिलाफ किया, फिर अमेरिका के खिलाफ किया, लगभग उनकी जिंदगी का 300 साल क्यूबा के लोगों का आंदोलन में बीत गया। आप जरा कल्पना कर सकते हैं, 300 साल तक कोई देश अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा हो तो घर परिवार कैसे रहे होंगे, लोगों का जीना मरना कैसा रहा होगा, बच्चों का बड़ा होना कैसा रहा होगा, क्योंकि 300 साल में तो 20 से ज्यादा पीढ़ियां जवान होकर गुजर जाती, 20 पीढ़ियां उनकी जवान होकर गुजर गई होंगी और हर समय विदेशियों से संघर्ष करना पड़े, ऐसी मने स्थिति में किसी को रहना पड़े 300 साल, तो ये तो कोई साधारण बात नहीं है। मैं क्यूबा के लोगों की हिम्मत की प्रशंसा करता हूं, उसकी दाद देता हूं और सारे देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं उनको कि उनकी आजादी अमर रहे, उनकी स्वतंत्रता अमर रहे और उनके देश में उन्होंने जो स्वभाषा का, स्वदेशी का एक नया अपने देश में पूरा तंत्र बना लिया है, वो तंत्र उनका बरकरार रहे और भगवान न करे कि दोबारा या तिबारा या चौबारा कभी क्यूबा को गुलामी का दिन देखना पड़े। एक छोटी सी कहानी और सुनाता हूं आपको। एक और देश है, हमारा पड़ोसी देश है, ज्यादा दूर का नहीं है, मलेशिया। क्यूबा मैंने लिया लैटिन अमेरिका में से, मलेशिया एशिया का देश है, बहुत छोटा सा देश है। मलेशिया की आबादी भी उत्तर प्रदेश से कम है और क्षेत्रफल में भी मलेशिया उत्तर प्रदेश से छोटा ही है। इस मलेशिया में भी बड़े भयंकर गुलामी के दिन देखे हैं मलेशिया। इस मलेशिया पर 1511 में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। मैंने आपको बताया कि मलेशिया एशिया में है और एशिया दुनिया के पूर्वी हिस्से में है। पूर्वी हिस्से को लूटने का जो जिम्मेदारी था वो पुर्तगालियों का था। तो पुर्तगाली आए दुनिया के पूर्वी हिस्से को लूटने के लिए। तो जो पुर्तगाली सबसे पहले आया उसका नाम था वास्को डी गामा, जिसको हम इतिहास में पढ़ते हैं, बड़ा बहादुर था, बड़ा भारी सैनिक था, बहुत बड़ा नाविक था। वास्को डी गामा ने जिंदगी में कभी नाव नहीं चलाई, नाविक कहां से हो गया? जिंदगी में कभी उसने युद्ध नहीं लड़ा, सैनिक कहां से हो गया? वो तो लुटेरा था, डॉन था, माफिया था। जैसे आजकल हमारे समाज में बहुत सारे लुटेरे लोग होते हैं ना, जो बिना मेहनत के पैसा खाते हैं, आपके घर में धमकी भरी चिट्ठी छोड़ के जाते हैं, 2 खोखा दे दो नहीं तो मार डालेंगे। ये खोखा का माने करोड़ होता है, मुंबई की भाषा है। 2 करोड़ दे दो नहीं तो मार डालेंगे, 10 करोड़ दे दो नहीं तो मार डालेंगे। ऐसे लोग बहादुर होते हैं, कोई साहसी होते हैं? ये तो सब कमजोर लोग हैं, दादागिरी करके दूसरों के ऊपर अपना जबरदस्ती से धौंस पट्टी जमा कर लूट के पैसा अपनी जिंदगी चलाते हैं। तो वास्को डी गामा तो वैसा ही आदमी था। वो आया, उसको नाव चलाना आता नहीं था, तो एक भारतीय नाविक को उसने लिया हुआ था जबरदस्ती, वो नाव चला के लेके आया था उसकी लिस्बन से और यहाँ भारत तक। भारत आने से पहले इसने मलेशिया पे कब्जा कर लिया था वास्को डी गामा ने और मलेशिया को लूटा था। मलेशिया भी बहुत अच्छा सुंदर सा देश है और मलेशिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां दुनिया में सबसे अच्छी धातुओं में से एक धातु है, वो बहुत होती है, जिसका नाम है टिन। और दूसरी एक चीज मलेशिया में सबसे ज्यादा होती है, वो है रबर। रबर के जंगल मलेशिया में सबसे ज्यादा हैं पूरी दुनिया में। जैसे हमारे यहाँ काजू के जंगल हैं या काजू के बागान है, जैसे हमारे यहाँ और बहुत सारी जंगलों से मिलने वाली वस्तुओं के बागान है, ऐसे मलेशिया में रबर के बागान। तो मलेशिया की रबर और उनका टिन सारी दुनिया में मशहूर है। सबसे अच्छी क्वालिटी का टिन वहां मिलता है, सबसे अच्छी क्वालिटी की रबर उनके यहाँ मिलती है। और मलेशिया की एक बड़ी विशेषता है, सोना वहां भरपूर मात्रा में। देश तो बहुत छोटा है लेकिन सोना बहुत है उनके यहाँ, और सोने की खदानें भी बहुत हैं। मलेशिया में चांदी की खदानें भी हैं, थोड़ा बहुत लोहे की खदानें हैं, थोड़ा बहुत तांबे की खदानें हैं। तो ये वास्को डी गामा जब पहुंचा तो इसकी नजर वहां के सोने पे ही पड़ी।
मलेशिया के बारे में एक पुरानी जानकारी देना चाहता हूं। 10वीं शताब्दी तक मलेशिया भारत का सबसे अभिन्न मित्रों में से एक था। भारत देश में दक्षिण के इलाके में, ये जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, ये पहले तमिलनाडु जो था वो चोल वंश के राजाओं का सबसे बड़ा साम्राज्य था। राजेंद्र चोल नाम का एक बड़ा राजा हुआ करता था जिसने बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था तमिलनाडु और आसपास के इलाके में। यही चोल वंश ने मलेशिया के साथ बड़ी दोस्ती बनाई हुई थी। अभी हमारे देश में एक बड़ी विशेषता है, वो ये कि हमारे राजा दूसरे देशों से दोस्ती तो करते हैं लेकिन कब्जा नहीं करते कभी दूसरे देशों पे। दूसरे देशों से दोस्ती तो करते हैं लेकिन लूटते नहीं है कभी उन देशों को। दूसरे देशों को दोस्ती करके अपना मित्र तो बनाते हैं लेकिन हमला करने कभी नहीं जाते उन देशों पर, क्योंकि हमारी परंपरा वैसी है। तो दक्षिण भारत का यह चोल वंश था जो भारत का सबसे गौरवशाली समय माना जाता है, भारत का जो स्वर्ण युग माना जाता है। उस समय चोल वंश का शासन दक्षिण भारत में, और उनकी दोस्ती थी मलेशिया से। तो तमिलनाडु का मलेशिया के साथ बड़ा पुराना रिश्ता है, और यही कारण है कि मलेशिया में सबसे ज्यादा मलय लोगों के बाद दूसरी जनसंख्या अगर किसी की है तो वो तमिल लोगों की ही है। मलेशिया देश की जनसंख्या का वर्गीकरण करेंगे तो सबसे ज्यादा तो उनके मूल लोग हैं जिनको मलय लोग कहा जाता है। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो संख्या है वो तमिल लोगों की है। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा संख्या है वो मलयाली लोगों की है, केरल के लोगों की है। पता नहीं ये मलय भी शायद मलयाली से ही बना हो, मालूम नहीं मुझे। अगर हम शोध करें तो पता चलेगा कि ये मलय नाम भी हमारे देश के जो केरल के नागरिक हैं जिनको मलयाली कहा जाता है, उनके ही किसी प्रभाव के चलते ये मलय देश बन गया हो, शायद ऐसा हो सकता है। तो मलयाली लोग वहां हैं, तमिल लोग वहां हैं। 10वीं शताब्दी में बहुत अच्छी दोस्ती थी भारत की, और भारत के राजाओं ने उस समय मलय देश माने मलेशिया की बहुत मदद की थी, व्यापार से मदद की थी। और वो कैसी मदद होती थी? भारत का बहुत सारा व्यापार मलेशिया के साथ चलता था, तो भारत के व्यापारी मलेशिया को बहुत सारी चीजें सबसे सस्ती कीमत पर देते थे, और मलेशिया के व्यापारी उन चीजों को दुनिया के बाजार में महंगा बेचकर काफी संपत्ति और धन कमाया करते थे। उसमें मलेशिया माने मलय देश समृद्धशाली हुआ। तो 10वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक मलेशिया में चोल वंश के राजाओं द्वारा जो व्यापारिक संधियां की गई और जो चोल वंश के राजाओं ने मदद की मलेशिया की, उसके चलते मलेशिया बहुत समृद्धशाली, बहुत पैसे वाला, बहुत वैभवशाली देश बन चुका था। उस पर नजर पड़ी वास्को डी गामा की। वास्को डी गामा पहुंच गया वहां लूटने के लिए, लूटपाट उसने मचाई, धन संपत्ति वहां से लेके उसने पुर्तगाल में जब भिजवाई तो पुर्तगालियों की आंखें फट गईं। उनको लगा कि ये देश पर तो कब्जा कर लेना चाहिए, तो वो कुछ सैनिक लेकर आए और उन्होंने मलेशिया पर कब्जा कर लिया। और वो कब्जा भी कुछ इस तरह से हुआ कि मुश्किल से 300 सवा 300 सैनिक थे वास्को डी गामा के, उन्होंने कब्जा कर लिया इतने बड़े मलेशिया पर। और वो कैसे हुआ? मलेशिया में उन्होंने ये देखा कि कौन कौन छोटे छोटे राजा हैं या जमींदार हैं जो मलेशिया के बड़े राजाओं से दुश्मनी भाव रखते हैं, उनको पहले उन्होंने साथ में लिया और उनकी सेनाओं की मदद से बड़े राजाओं से युद्ध करके कुछ इलाका जीता, फिर धीरे धीरे पूरा देश कब्जे में ले लिया। और इस तरह से 15वीं शताब्दी से लगातार ये मलेशिया गुलाम हो गया पुर्तगालियों का। फिर उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों की सरकार बना दी, कानून बना दिए, भाषा वहां की पोर्चुगीज हो गई, भूषा वहां की पोर्चुगीज हो गई, भोजन वहां का मलय लोगों का पोर्चुगीज हो गया। धीरे धीरे हर चीज उनकी खत्म होती गई और गुलामी उनके ऊपर मजबूती से लदती चली गई। फिर क्या हुआ कि पुर्तगालियों ने जब खूब लूट लिया मलेशिया को, तो डच लोग आ गए लूटने के लिए। डच माने हॉलैंड के लोग आ गए, और हॉलैंड वालों ने पहले पुर्तगालियों से लड़ाई की, झगड़ा किया, और पुर्तगालियों से लड़ाई झगड़े में इस मलेशिया को या मलाया को उन्होंने जीत लिया, और उसके बाद डच लोगों के कब्जे में चला गया ये मलेशिया। 17वीं शताब्दी से डच लोगों ने इसको लूटना शुरू किया। 18वीं शताब्दी के मध्य में फिर अंग्रेज घुस गए वहां लूटने के लिए। ये सारी यूरोप की जो कौमें हैं ना, ये ऐसी ही लूटखोरी की कौमें हैं। डच लोग लूटने पहुंच गए, पुर्तगाली लूटने पहुंच गए, फिर अंग्रेज लूटने पहुंच गए, कहीं स्पेनिश लोग लूटने पहुंच गए। ये एक घुस गया किसी देश में तो बाकी सब पीछे पीछे घुसेंगे ही, ये पक्का है। दुनिया के 71 देशों में इन्होंने यही खेल खेला। पहले डच घुस गए,
फिर स्पेनिश घुस गए, फिर कोई और घुस गए, फिर अंग्रेज घुस गए, फिर तो ऐसे यहाँ पे हो गया, पुर्तगाली घुसे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज घुस गए 1850 में, और अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया। और अंग्रेजों का तरीका वही लूटने का, कानून बनाओ और कानून बनाकर लूटो, ताकि दुनिया में कोई बदनामी अंग्रेजों की ना करे। अंग्रेजों को कोई लुटेरा कहे तो उनको सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। वो ये कहते हैं कि हम लुटेरे थोड़ी हैं, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग हैं। अब वो कानून लूटने वाले हैं तो हम क्या करें। ये कुछ ऐसा समझ लो जैसे आपकी कोई जेब काटे तो आप कहोगे मेरी जेब क्यों काट रहा है, लुटेरा है, वही डकैत है क्या। फिर वो आदमी जेब काटने का कानून बना दे और उस कानून से आपकी जेब कटने लगे तो आप उसको लुटेरा थोड़ी कहेंगे, फिर तो आप कहेंगे ये कानून का पालन करने वाला बहुत अच्छा शासक है, भले वो जेब काट रहा है लेकिन कानून से काट रहा है। वो हत्या और शराब पीना हमारे यहाँ पाप का कानून बना। तो अंग्रेजों का ये तरीका है। परम पूजनीय स्वामी जी मुझे याद दिला रहे हैं कि भारत में भी उन्होंने यही किया था। जैसे अंग्रेजों के आने के पहले भारत में गोहत्या कहीं नहीं होती थी और वो पाप माना जाता था। आपको एक हैरान करने वाली बात बताता हूं, भारत में इतने मुस्लिम राजाओं का शासन रहा 350 साल। अकबर जैसा मुस्लिम राजा, शाहजहां जैसा मुस्लिम राजा, औरंगजेब जैसा मुस्लिम राजा, बहुत तरह के अत्याचार उन्होंने किए होंगे लेकिन गाय को नहीं काटा और कटने नहीं दिया। हमारे देश में मुस्लिम राजाओं के समय में तो कानून था कि कोई अगर गाय काट देगा तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। तो भारत में मुस्लिम राजाओं के शासन में भी गाय नहीं कटी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गाय काटना शुरू किया। गाय काटना शुरू किया अपने मांस खाने के लिए, क्योंकि अंग्रेज कौम गाय का मांस खाने वाली कौम है। तो हल्ला मचना शुरू हुआ सारी देश में कि क्यों अंग्रेज गाय काट रहे हैं। तो अंग्रेजों ने गाय काटने का कानून बना दिया फिर, और फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि हम गाय थोड़ी काट रहे हैं, हमने तो कानून बनाया है, उसका पालन कर रहे हैं। अब वो कानून है कि गाय कटे। ऐसे ही अंग्रेजों ने शराब पीने का कानून बनाया इस देश में। 1760 के पहले इस देश के सारे दस्तावेज मैंने छान मारे, 1760 के पहले का एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला मुझे कि भारत में कहीं शराब बिकती थी। और 1760 के पहले का एक भी प्रमाण नहीं मिला इस देश में कि लोग सामूहिक रूप से शराब पीते थे। ना तो लोग शराब पीते थे, ना यहाँ शराब बिकती थी, क्योंकि शराब बनती नहीं थी। सोमरस बनता था, वो दूसरी चीज है, शराब बिल्कुल दूसरी चीज है। और लोग भी जो पीते थे ना, चोरी चोरी छुपके, कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अंग्रेजों का अधिकारी जो रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने सबसे पहला कानून 2 बनाया इस देश में। गाय काटने का कानून 1760 में बनाया और शराब की दुकानों को लाइसेंस देने का कानून भी 1760 में बनाया। और सबसे पहला शराब खाना कोलकाता में शुरू हुआ और सबसे पहला कत्ल खाना भी कोलकाता में शुरू हुआ। और जो कत्ल खाना रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में खोला था, वो कत्ल खाना अभी 2009 में भी शुरू है। रॉबर्ट क्लाइव के जमाने में वहां एक दिन में 300 गाय कटती थी। अब आजादी के 63 साल में उस कत्ल खाने में 14,000 गाय रोज कटती। और जो एक शराब की दुकान खोली थी लाइसेंस देकर रॉबर्ट क्लाइव ने 1760 में कोलकाता में, वो एक शराब की दुकान अब भारत में लाइसेंसधारी 32,000 शराब की दुकानों में बदल चुकी है। माने 1760 में एक शराब की दुकान थी, अब भारत में लाइसेंसधारी 32,000 शराब की दुकानें हैं। और बिना लाइसेंसधारी कितनी है उसकी गिनती सरकार के पास नहीं है, वो शायद लाखों में निकल सकती है। तो अंग्रेजों का तरीका था लूटना है, बर्बाद करना है, खत्म करना है किसी कौम को, किसी समाज को, किसी देश को, तो कानून बना दो और कानून बना के वो सब करो ताकि दुनिया में कोई बदनामी ना करे। तो मलेशिया में उन्होंने कानून बना दिया। कानून क्या बना दिया कि मलेशिया में जितने भी रबर के पेड़ हैं वो सब अंग्रेज सरकार की संपत्ति है, उनसे निकला गया रबर सारा अंग्रेज सरकार का होगा। ये कानून बन गया। माने मलेशिया का आदमी अपने ही पेड़ से रबर नहीं ले सकता। आप जानते हैं रबर कैसे आती है? दूध निकलता है। जैसे हमारे बहुत सारे पेड़ों में रस निकलता है ना, ताड़ के पेड़ में रस निकलता है, उससे गुड़ बनता है, ऐसे रबर के पेड़ में सफेद रंग का दूध निकलता है। उस दूध को गर्म करते करते रबर बनता है। तो वो दूध कोई मलाया नागरिक नहीं ले सकता, और दूध लेने के लिए कोई मलाया नागरिक पेड़ में कट नहीं लगा सकता। ये कानून बना दिया। और ये कानून बनाया फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। कानून की भाषा देखिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट माने जंगलों को संरक्षण देने का कानून। तो संरक्षण कैसे दिया जा रहा है? जो मूल नागरिक हैं
वो पेड़ को कट नहीं लगा सकते, दूध नहीं ले सकते। अंग्रेज सरकार सभी पेड़ों का दूध निकालेगी, वो दूध इंग्लैंड भेजा जाएगा, वहां उससे रबर बनाया जाएगा, वो रबर लाकर मलेशिया में बेचा जाएगा। इसी तरह अंग्रेजों ने एक कानून बना दिया कि टिन जो है ना, टिन जमीन में से निकलता है पत्थर के रूप में, तो सारा टिन का पत्थर अंग्रेज सरकार की संपत्ति है, वो इंग्लैंड जाएगा, टिन बनकर वापस मलेशिया में आएगा। सोना जितना निकलता है, सोने की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं, चांदी की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं, तांबे की खदानें अंग्रेज सरकार की हैं। इस तरह के कानून बनाकर पूरी मलेशिया की संपत्ति पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। फिर मलेशिया के नागरिकों ने संघर्ष किया। ये तो हर देश की कहानी है कि जब भी कोई देश विदेशियों का गुलाम हुआ है, थोड़े दिनों के बाद उस देश की जनता को जागृति हुई है और उसने संघर्ष किया है। तो मलाया नागरिकों ने संघर्ष किया, जबरदस्त संघर्ष किया, और उस संघर्ष का तरीका वही था कि उन्होंने अपनी भाषा को पहले आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने पूरे मलेशिया में अंग्रेजी भाषा को स्थापित कर दिया था। अंग्रेजी भाषा के स्कूल, अंग्रेजी भाषा में काम करने वाली संस्थाएं सारे मलेशिया में, मलाया नागरिकों ने उनका बहिष्कार करना शुरू किया और उनकी जो भाषा है मलय, उसको उन्होंने प्रश्रय देना शुरू किया। फिर स्वदेशी वस्तुओं को प्रश्रय देना शुरू किया। मलाया के नागरिकों ने तय किया कि हम वही खाएंगे, वही पिएंगे, वही ओढ़ेंगे, वही बिछाएंगे जो हमारे मलेशिया में पैदा होता है। अंग्रेजों का बनाया हुआ ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना ओढ़ेंगे, ना बिछाएंगे। अंग्रेजों की सभी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजों की भाषा का बहिष्कार, अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार। इस तरह से जबरदस्त आंदोलन चला। उस आंदोलन के गर्भ में से एक स्वतंत्र मलेशिया, एक आजाद मलेशिया निकला और मलेशिया 1957 में आजाद हुआ। भारत तो आजाद हुआ 1947 में, मलेशिया हमसे 10 साल के बाद आजाद हुआ 1957 में। 31 अगस्त 1957 को मलेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपना संविधान लागू किया। आपको सुनकर हैरानी होगी, मलेशिया का संविधान जब लागू हुआ तो सबसे पहला जो काम उन्होंने किया और कानून बनाया कि इस पूरे संविधान के लागू होने के बाद मलेशिया का सारा काम मलय भाषा में चलेगा, स्थानीय मातृभाषा में चलेगा और वही हमारी राष्ट्रभाषा होगी, भले ही उसमें शब्द कम हो या उसकी गुणवत्ता कुछ कम हो। तो भाषा उनकी अपनी बनाई, फिर उन्होंने भूषा अपनी लाई, फिर भोजन अपना लाया, फिर वस्तुओं का उत्पादन अपने स्तर पे करना शुरू किया और आज होते होते मलेशिया एशिया के देशों में सबसे समृद्धशाली देशों में तीसरे नंबर पर गिना जाता है। सबसे समृद्धशाली एशिया में गिना जाता है चीन को, फिर उसके बाद गिना जाता है जापान को। अभी थोड़े दिन से भारत मलेशिया से थोड़ा आगे निकल गया है, तो भारत और अंत में चौथा नंबर मलेशिया का ही है। इतना विकसित हुआ है और इतना देश को उन्होंने वैभवशाली बनाया है, स्वदेशी के रास्ते चलकर, आंदोलन करके, स्वतंत्रता हासिल करके, आत्मविश्वास और उत्साह से। तो ये जो कहानियां हैं अलग अलग देशों की, ऐसी कुल 71 देशों की कहानियां हैं जो अलग अलग समय पर गुलाम हुए, आजाद हुए। अफ्रीका की भी कहानी ऐसी ही है। अफ्रीका तो 450 साल गुलाम रहा। आप जानते हैं अफ्रीका के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा, अंग्रेजों से पहले पुर्तगालियों का कब्जा, पुर्तगालियों के कब्जा, फिर अंग्रेजों का कब्जा, फिर उस कब्जे से अफ्रीका आजाद हुआ। और अफ्रीका तो सबसे नजदीक में आजाद होने वाले देशों में गिना जाता है। अफ्रीका 16वीं शताब्दी में गुलाम हो गया था और 1994 में जाकर आजाद हुआ है। तो 1600 से लेकर 1994 तक 394 साल कोई देश गुलामी में रहा और आजादी की लड़ाई लड़ता रहा, कभी पुर्तगालियों से, कभी अंग्रेजों से, कभी छिटपुट दूसरे देशों से। और अफ्रीका की भी कहानी यही है कि वहां संपत्ति बहुत है, संसाधन बहुत हैं। आप जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा सोने का भंडार अफ्रीका में, दुनिया में सबसे बड़े हीरे का भंडार अफ्रीका में, दुनिया में सबसे बड़े कोयले का भंडार अफ्रीका में, दुनिया में सबसे बड़े माइका का भंडार अफ्रीका में, दुनिया में सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार अफ्रीका में। जितनी बेशकीमती धातुएं, प्लेटिनम का सबसे बड़ा भंडार अफ्रीका में। दुनिया में जितनी भी बेशकीमती धातुएं हैं जिनका चलन सोने के बाद सबसे महत्व माना जाता है, सब अफ्रीका में है। और अफ्रीका को 394 साल निचोड़ लिया, चूस लिया पूरी तरह से अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के पहले पुर्तगालियों ने। मुश्किलों से अफ्रीका आजाद हुआ है और अफ्रीका वासी इस बात को कहते हैं कि उनकी आजादी में महात्मा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है। महात्मा गांधी ने उनको रास्ता दिखाया कि आजादी लानी चाहिए। महात्मा गांधी आप जानते हैं बैरिस्टर बनके अफ्रीका गए थे नौकरी की तलाश में।
और एक रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। पीटर मैरिट्सबर्ग नाम के स्टेशन पर गांधी जी को एक गोरे टिकट कलेक्टर ने धक्का मारकर ट्रेन से फेंक दिया, उनका सामान भी फेंक दिया। और बात क्या थी, गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन अफ्रीका में कानून था कि फर्स्ट क्लास में यात्रा करने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों का ही है, गोरे लोगों का ही है। कोई काला आदमी फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं कर सकता, भले उसके पास वैध टिकट हो। तो गांधी जी को इस आधार पर निकाल दिया गया। गांधी जी रात भर पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर ठिठुरते रहे। ठंड भयंकर थी, बर्फ पड़ रही थी, ठंड का समय था, गांधी जी कांप रहे थे, ठिठुर रहे थे। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि हर समय मेरे मन में दो ही प्रश्न आ रहे थे कि इस देश में ऐसे ही अगर बदनामी में जीना है, इसी तरह से अपनी बेइज्जती करवा के जीना है, तो यहां रहना मंजूर है या भारत वापस चला जाऊं वो मंजूर है। गांधी जी कहते हैं रात भर मेरे मन में अंतर संघर्ष चला। एक मन कहता था कि मैं भारत वापस चला जाऊं क्योंकि यहां पग पग पर कठिनाइयां हैं, हर अधिकार गोरे लोगों के हाथ में है, काले लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। दूसरा मन गांधी जी का कहता था नहीं, यहीं रहूं और संघर्ष करूं। गांधी जी कहते हैं जब सवेरा हुआ तो मेरे मन का द्वंद्व छट गया, मैंने संकल्प लिया कि मुझे यहीं रहना है और काले लोगों के समर्थन में, उनके सहयोग में संघर्ष करना है। वहां से गांधी जी की यात्रा शुरू हुई और फिर सारी कहानी पूरी दुनिया जानती है। गांधी जी ने वहां पर आश्रम बनाया, कार्यकर्ताओं की भर्ती की और उन कार्यकर्ताओं की मदद से अंग्रेज सरकार के खिलाफ संघर्ष किया। और संघर्ष का एक ही मुद्दा था कि जो अधिकार गोरे लोगों को हैं वो सब काले लोगों को मिलने चाहिए, जो सुविधाएं गोरे लोगों को हैं वो सब काले लोगों को मिलनी चाहिए। इस संघर्ष में गांधी जी वहां जेल भी गए, अदालतों में उन्होंने कई बार बहस की। उनकी एक बहस जरूर कहना चाहूंगा। पहली बार जब गांधी जी काले लोगों की वकालत करने के लिए अंग्रेज जज के सामने खड़े हुए तो उन्होंने गुजराती पगड़ी बांध रखी थी, काठियावाड़ी। तो अंग्रेज जज गुस्सा हो गया, उसने कहा ये पगड़ी उतारनी पड़ेगी। तो गांधी ने कहा ये पगड़ी नहीं उतरेगी। तो अंग्रेज ने कहा कि आपका जो वकालत करने का अधिकार पत्र है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो गांधी जी ने कहा बहुत अच्छा है, कर दीजिए, और उसके बाद आप जेल भी भेजना चाहेंगे तो मैं मंजूर करूंगा जाने, लेकिन ये पगड़ी नहीं उतरेगी। तो जज ने कहा इसमें खास बात क्या है, ये पूरी बहस चल रही थी अंग्रेजी में। तो जज ने कहा इस पगड़ी में खास बात क्या है। तो गांधी जी का उत्तर था ये भारतीय पगड़ी है, ये किसी के सामने उतरती है तो वो सिर्फ ईश्वर के सामने उतरती है, किसी दूसरे के सामने ये नहीं उतर सकती। और आप ईश्वर नहीं है, ये तो मेरी पक्की मान्यता है, इसलिए आपके सामने तो ये पगड़ी नहीं उतरेगी। भले मैं जेल चला जाऊं, भले मेरे वकालत करने का अधिकार निरस्त हो जाए। और गांधी जी ने वहां से यात्रा शुरू की और उस यात्रा में आप जानते हैं सफलता मिली, फिर बाद में भारत में आए। तो अफ्रीका के नागरिक मानते हैं और उनके जो सबसे बड़े नेता जिन्होंने आजादी की सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, नेल्सन मंडेला, वो गांधी जी को ही अपना गुरु मानते रहे हैं। और वो कहते हैं कि जेल में जितने साल अंग्रेज सरकार ने मुझे बंद करके रखा, मेरे कमरे में एक ही चीज थी, महात्मा गांधी की फोटो और भगवत गीता। जितने भी देश गुलाम हुए अंग्रेजों के या दूसरे देशों के, उन्होंने आजादी के बाद सबसे पहला काम जो किया है अपने देश की भाषा को ठीक किया। हम आजादी के बाद अपनी भाषा ठीक नहीं कर पाए। सभी देशों ने आजादी मिलने के बाद अपनी मातृभाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाया। हम भारतवासी इतने कम नसीब हैं या दुर्भाग्यशाली हैं कि आजादी मिलने के 63 साल के बाद भी हम हमारी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बना सके। दूसरी बात जो दूसरे देशों से समझ में आती है वो ये कि जो भी देश गुलाम हुआ और आजादी आई तो उन्होंने गुलामी के दिनों के सारे कानून बदल दिए और संविधान उन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। लेकिन भारत की आजादी के 63 साल के बाद इस देश का बदनसीबी है कि हमने अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून जस के तस इस देश में अपना लिए, हमने उन कानूनों को नहीं बदला। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य है कि अंग्रेजों ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया था हमारे ऊपर 1000 साल गुलामी लाने के लिए, उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बहुत सारे प्रावधानों को हमने भारत के संविधान में शामिल कर लिया। और भी देशों से जो देखने को सीखने को मिलता है वो ये कि गुलामी के बाद किसी भी देश ने अपनी मूल संपत्ति को विदेशियों के हाथ में नहीं दिया। मलेशिया ने या जापान ने या तो क्यूबा ने या तो अमेरिका ने, इन सब देशों का उदाहरण देखने से पता चलता है कि उनकी सारी जमीनें उन्होंने अपने हाथ में रखी, खदानें उन्होंने अपने हाथ में रखी, जिसको कोर सेक्टर कहते हैं अर्थव्यवस्था में, वो सब उन्होंने स्वदेशी हाथों में रखा है। लेकिन भारत की बदनसीबी है
कि आजादी के 63 साल के बाद इस देश का पूरा कोर सेक्टर विदेशियों के हाथ में है। आप जानते हैं कि हमारे देश की सरकार ने लाखों एकड़ जमीन इस देश की विदेशी कंपनियों को दे रखी है। आप जानते हैं कि इस देश में विदेशी कंपनियों को 74% पूंजी निवेश करने का रास्ता खोल रखा है। कई क्षेत्रों में तो 100% विदेशी पूंजी निवेश का रास्ता खोल रखा है हमारी सरकार ने। हमारे देश में जमीनें विदेशियों के लिए, हमारे देश में पानी विदेशियों के लिए, हमारे देश में सड़कें विदेशियों के लिए, हमारे देश के संसाधन विदेशियों के लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि सेवा के क्षेत्र में भी विदेशी आ रहे हैं। बीमा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को सरकार लाने जा रही है। वकालत के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने की तैयारी कर रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को लाने की तैयारी हो रही है। माने ये बदनसीबी भारत में ही शिक्षा के क्षेत्र में विदेशियों को लाने की तैयारी हो रही है। विदेशी विश्वविद्यालय खोलने के लिए यहां रात दिन सरकार प्रयास कर रही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी खोले, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोले, ताकि यहां के विद्यार्थी जो अधकचरे अंग्रेज हैं वो पूरी तरह से पक्के अंग्रेज बन जाएं और उन्हीं की सेवा में रात दिन लगे रहें। तो हर क्षेत्र को विदेशियों के हवाले किया जा रहा है। हमारी माइनिंग विदेशी कंपनियों के हाथ में। आपको मालूम है हमारे देश में हीरे और पन्ने की वैसे तो बहुत ज्यादा खदान है नहीं, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कुछ खदानें हैं जहां हीरा निकलता है, पन्ना निकलता है। वो खदानें भी हमने विदेशियों को दे रखी हैं। कंपनियां विदेशी हैं जिनके हाथ में पूरी खदानों के लीजिंग लाइसेंस दे दिए गए। तो भारत में आजादी के 63 साल के बाद भी सब चीजें विदेशियों के लिए की जा रही हैं। और जो देश हमसे बाद में आजाद हुए और हमसे पहले गुलाम हुए, उन्होंने कभी अपने यहाँ ऐसा काम नहीं किया कि विदेशियों को सारे क्षेत्र खोल दिए हों। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत में तो आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का ज्यादा अच्छा समय और ज्यादा अच्छा मौका अब आया है और ज्यादा तेजी से हमको इस दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए तैयारी करनी है। एक आजादी की लड़ाई हम लड़ चुके हैं अंग्रेजों से, जिनको हम गोरे अंग्रेज मानते हैं। दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी है इन काले अंग्रेजों से जो भारत में पैदा हुए हैं लेकिन अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, जो भारत में पैदा हुए हैं और अंग्रेजों जैसी सरकार चला रहे हैं। अंग्रेजों की सरकार बजट बनाती थी तो उनका नियम था कि 90% खर्चा सरकार के लिए होगा, 10% खर्चा विकास के लिए होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद हमारे देश में 63 साल में जो बजट बन रहे हैं उसमें भी नियम ये है कि 90% खर्चा सरकार के लिए होता है, 10% खर्चा विकास के लिए होता है। अंग्रेजों की सरकार सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करती थी इस देश में। अंग्रेजों के बाद 63 साल की सरकारें भी भयंकर भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव जैसे भारत को लूटता था, वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे भारत को लूटता था, केनिंग ने जैसे भारत को लूटा, कर्जन ने जैसे भारत को लूटा, हमारे देश में रॉबर्ट क्लाइव के, केनिंग के, वॉरेन हेस्टिंग्स के नए नए अवतार पैदा हो गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव मरा नहीं, उसी की आत्मा हमारे देश के कुछ भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों में प्रवेश कर गई है। तो लुटेरे अंग्रेज चले नहीं गए इस देश में से, उन्हीं की आत्मा को छोड़ गए हमारे यहाँ इन काले अंग्रेजों के लिए और वो लूटने में लग गए हैं, देश को बर्बाद करने में लग गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में बहुत अनुकूल माहौल है, बहुत अनुकूल वातावरण है एक दूसरी क्रांति के लिए, आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए। आजादी की पहली लड़ाई हुई अंग्रेजों को भगाने के लिए, अब आजादी की दूसरी लड़ाई होगी काले अंग्रेजों को भगाने के लिए और अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्था को बदलने के लिए, अंग्रेजियत को हटाने के लिए और अंग्रेजी कानूनों को जड़मूल से खत्म कराने के लिए। तो हमको भारत स्वाभिमान की ये लड़ाई लड़नी है और इस लड़ाई को एक अंतिम मुकाम तक पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है कि हमको अंग्रेजियत हटानी है इस देश में से, अंग्रेजों के बनाए गए कानून हटाने हैं, अंग्रेजों के बनाए गए नियम बदलवाने हैं, अंग्रेजों की बनाई गई व्यवस्थाओं को बदलना है और पूरा परिवर्तन करके इस देश को सच्ची स्वतंत्रता दिलानी है, सच्ची आजादी दिलानी है और सच्चे स्वराज्य की स्थापना करनी है। और ये इसलिए करना है कि हमारे शहीदों का सपना यही था। हमारे देश के जो आदि क्रांतिवीर रहे हों वासुदेव बलवंत फड़के और सबसे अंतिम क्रांतिवीर रहे हों इस देश में जो विनायक दामोदर सावरकर, तो वासुदेव बलवंत फड़के से शुरू करके विनायक दामोदर सावरकर तक 7,32,000 क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, सबका सपना एक ही था कि अंग्रेज जाएं, वो तो एक बात है, अंग्रेजियत जाए वो उससे ज्यादा बड़ी बात है। सारे क्रांतिकारियों के घोषणा पत्रों को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, वो
हमारे देश के महान क्रांतिकारी लाला लाजपत राय रहे हों, या भगत सिंह रहे हों, बटुकेश्वर दत्त रहे हों, अरविंदो घोष रहे हों, चंद्रशेखर आजाद रहे हों, अशफाक उल्ला रहे हों, तात्या टोपे रहे हों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी झलकारी बाई हो, रानी कित्तूर चन्नम्मा हो, भगत सिंह, ऊधम सिंह, सबका एक ही सपना था, अंग्रेज जाए वो तो एक बात है, अंग्रेजों की व्यवस्था, अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजियत जाए वो ज्यादा बड़ी बात है। महात्मा गांधी तो कहा करते थे अंग्रेज चाहे तो मेहमान की तरह रह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजियत हमें एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं है। अंग्रेजों के कानून, अंग्रेजों की नीतियां, अंग्रेजों की व्यवस्था हमें बर्दाश्त नहीं है। तो क्रांतिकारियों का सपना अधूरा है, वो पूरा करना है। महापुरुषों को सपना है वो पूरा करना। ये महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया। भगवान श्री राम आए, श्री कृष्ण आए, महावीर आए, गौतम बुद्ध आए, महर्षि दयानंद आए, ये सब महापुरुषों जो हजारों हजारों की संख्या में हैं, इन्होंने भी भारत भूमि पर जन्म लिया है। तो भारत भूमि पे शुभ, अगर आचार्य श्री के शब्दों में कहूं तो शुभ की स्थापना के लिए उन्होंने जन्म लिया इस देश में। बुराई का नाश हो, अच्छाई की स्थापना हो, रावण का नाश हो और राम राज्य की स्थापना हो, कंस का नाश हो, कृष्ण नीति की स्थापना हो। तो सारे महापुरुषों ने हमारे देश में जन्म लिया है। तो रावण और कंसों जैसी व्यवस्थाओं को समाप्त करना। रावण क्या था? एक व्यवस्था का प्रतीक था ना, उसने सोने की लंका बनाई थी। सोने की लंका का माने है कि एक ऐसा स्थान जहां पर सारा धन और संपत्ति और वैभव इकट्ठा हुआ, बाकी सब जगह गरीबी, बदहाली, और एक लंका में एकदम भवन और ऐश्वर्य, गगनचुंबी इमारतें। तो सोने की लंका तो प्रतीक है, सारा धन संपत्ति रावण के पास, समाज के पास कुछ नहीं। तो वो रावण एक व्यवस्था का नाम था। रावण खाली व्यक्ति नहीं था, वो पूरी व्यवस्था थी। लूट लूट कर लोगों का धन एक जगह इकट्ठा कर लेना, लोगों को धन से वंचित कर देना, ऐश्वर्य से वंचित कर देना, उनके मूल अधिकार से उनको वंचित कर देना, उस व्यवस्था का नाम रावण था। कंस भी ऐसी ही एक व्यवस्था का नाम था। कंस के साथ जो श्री कृष्ण का संघर्ष था वो क्या था? पूरे के पूरे इलाके का सारा दूध, सारा दही, सारा मक्खन कंस के लिए जाता था। कृष्ण का कहना था क्यों जाना चाहिए, और जो ले जाएगा उनको ले जाने नहीं दिया जाएगा, लुटवाया जाएगा और लोगों में बांटा जाएगा। तो श्री कृष्ण भी स्वदेशी आंदोलन के ही पोषक थे और श्री राम भी ये स्वदेशी आंदोलन के पोषक थे। आज जो हमारे देश में विदेशी कंपनियां हैं, एक व्यवस्था का प्रतीक, उस जमाने में रावण और कंस थे उसी व्यवस्था का प्रतीक, जो लूटखोरी की व्यवस्था है, शोषण की व्यवस्था है, आम आदमी को अपने अधिकारों से वंचित करने की व्यवस्था है और आम आदमी के जीवन को लगातार तकलीफ में डालने वाली व्यवस्था है। तो श्री राम का जन्म हुआ हो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो, महावीर स्वामी का, गौतम बुद्ध का, महर्षि दयानंद का, ये सब महापुरुषों का जन्म ही हुआ इस देश में शुभ की स्थापना करने के लिए, अच्छाई की जीत कराने के लिए, सच्चाई की जीत कराने के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए। श्री राम ने भी रावण को मारकर व्यवस्था परिवर्तन ही किया था। आप ध्यान रखिएगा, खाली सत्ता परिवर्तन नहीं किया था, व्यवस्था परिवर्तन किया था और व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। श्री कृष्ण ने कंस को मारकर व्यवस्था परिवर्तन किया था, पूरी व्यवस्था को आमूलचूल बदल दिया था। तो सारे महापुरुष इस देश में जो आते रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन के काम के लिए आए हैं। सत्ता परिवर्तन किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन होने के लिए सत्ता परिवर्तन पहला चरण होता है, इसलिए उन्होंने सत्ता का भी परिवर्तन किया था और अंत में व्यवस्था का भी परिवर्तन किया था। भारत स्वाभिमान अभियान का भी उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही करना है। इसमें से सत्ता परिवर्तन हो जाए तो वो हमारे लिए पहले चरण की बात है, हमारा अंतिम चरण तो व्यवस्था परिवर्तन का काम है। तो हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी, हमारे शुभेच्छक, हमको आशीर्वाद देने वाले परम पूजनीय आचार्य श्री, ये सब हमारे साथ में हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, हमारे साथ हमको उत्साह दे रहे हैं, हमको दिशा दिखा रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, क्योंकि दिशा और रास्ते का बड़ा महत्व होता है व्यवस्था परिवर्तन के काम में। थोड़ी सी दिशा भटक जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है, थोड़े से भी आंदोलन में कहीं कमी आ जाए तो पूरा आंदोलन खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में परम पूजनीय स्वामी जी, आचार्य श्री और उनके सब सहयोगी साधु संत वृंद हमें दिशा दिखा रहे हैं। हम सब उनके सेनानी बनकर इस भारत स्वाभिमान के अभियान को सफल बनाएंगे ही, क्योंकि हमारा लक्ष्य वही है जो श्री राम, श्री कृष्ण या
आचार्य चाणक्य का रहा है। हमें सत्ता नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, प्रतिष्ठाएं नहीं चाहिए, लेकिन व्यवस्था बदलनी है। उस व्यवस्था बदलने के काम में सत्ता बदलती है, ये हमारे लिए गौड़ है। व्यवस्था बदले वो हमारे लिए सबसे महत्व का है। भगवान और ईश्वर हमको इसमें जरूर कामयाब बनाएंगे, जरूर हमें सफलता देंगे, क्योंकि हम ईमानदारी से अपने काम में लगे हैं। हम सब ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, अपने जोश और उत्साह से, अपने पूरी ऊर्जा को बनाए रखकर इस काम में लगे हुए हैं। तो जरूर ईश्वर हमारी मदद करेंगे, जरूर ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिलेगा। सदगुरु का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद दोनों मिल जाए तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। और मैं अंत में एक ही वाक्य कहना चाहता हूं कि गुलामी का पहाड़ कितना भी मजबूत हो, बहिष्कार के एक अमोघ शस्त्र से पूरी तरह टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। तो बहिष्कार का आंदोलन हम फिर चलाएंगे, अंग्रेजियत के खिलाफ, विदेशियत के खिलाफ, और हर गुलामी के पहाड़ को हम तोड़ देंगे। ऐसी भावना के साथ आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।